Hello everyone, I hope all of you are doing good and today I am here with a video on नीट प्रैक्टिस MCQs। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की और उसी वजह से मैं लेकर आई हूँ नीट प्रैक्टिस MCQs और इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 MCQs की जो है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से। सो प्लांट फिजियोलॉजी का जो ये पूरा यूनिट है नीट पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स लुक एट द MCQs। बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको करेक्ट आंसर तो डेफिनेटली बताऊंगी, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। बिसाइड्स दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द अदर ऑप्शंस एंड इफ देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट अराउंड दैट टॉपिक वी विल डिस्कस दैट एज वेल। तो यानी कि जैसे जैसे आप इन MCQs को कवर करेंगे उन MCQs के बारे में तो आपको पता चलेगा ही, साथ साथ एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. Who classified plants on the basis of presence or absence of vascular system? Options are Endlicher, Engler, Iyengar and Kandol. So out of these four options, the correct option is D. So Kandol, APD Kandol was the person who classified plants on the basis of presence or absence of vascular system. And based on that, he classified plants into two categories. इन्होंने plant को दो category में divide किया था. एक था vasculare और दूसरा था avasculare. तो नाम से ही पता चल रहा है वास्क्यूलरे वो प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है और एवास्क्यूलरे वो वाले प्लांट्स हैं जिसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। लेकिन फटाफट हम देख लेते हैं कि बाकी तीन ऑप्शन वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था, तो उससे हमारी थोड़ी नॉलेज और बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एंडलिकर। तो स्टीफन एंडलिकर जो थे इन्होंने भी प्लांट्स को क्लासीफाई किया था, बट इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, प्रोटोफाइटा, हिस्टेरोफाइटा एंड कॉर्मोफाइटा। ठीक है, तो जिसके अंदर जो प्रोटोफाइटा था वो ऑब्वियसली एकदम लोअर प्लांट्स थे जैसे कि एल्गी, फंगाई, लाइकेन वगैरह, और दूसरी तरफ जो कॉर्मोफाइटा थे वो ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर एक एक्सेस होता था जिसमें वास्कुलर टिश्यू और प्लांट लीव्स वगैरह सब होते थे। ठीक है, तो ये एंडलिकर थे। अगर बात करें एंगलर की, तो एंगलर ने भी प्लांट्स को क्लासीफाई किया था और इन्होंने प्लांट्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, एक तो थैलोफाइटा और दूसरा एम्ब्रायोफाइटा। ठीक है, नाम से कुछ कुछ पता चल रहा है। थैलोफाइटा यानी कि सिंपल प्लांट्स जिसमें थैलस होता था, मतलब उसमें स्टेम, लीव्स, रूट्स ये सब अलग अलग से नहीं होते थे। तो थैलोफाइट्स के अंदर फिर से वही एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई ये सारी चीज़ें आती थी, लाइकेन। और एम्ब्रायोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर वैसे प्लांट्स होते थे जो एम्ब्रायो प्रोड्यूस करते थे और वास्कुलर टिश्यू डेवलप करते थे। तो थोड़े जो हायर प्लांट्स होते हैं वो एम्ब्रायोफाइटा में आते हैं। अब अगर बात करें आयंगर की, तो आयंगर को कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या होता है, आई एम प्रिटी श्योर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो शायद पता ही होगा, बट फिर भी बता देती हूँ। फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ये थे हमारे बाकी के ऑप्शंस। सो वी आर गुड टू गो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which of the following is not a component of cell wall of Gracilaria? एल्गिन, सेल्यूलोज, पेक्टिन या फिर पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। तो सबसे पहले देखना है कि ये ग्रासिलेरिया है क्या चीज़ भाई। तो ग्रासिलेरिया जो है ये एक रेड एल्गी है और हमें ये पता है कि रेड एल्गी का जो सेल वॉल होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। पता है कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं? सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये तीन चीज़ें होती हैं सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी में। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि एल्गिन जो है वो रेड एल्गी के सेल वॉल में नहीं होता है। ठीक है, अब चूंकि हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं कि भाई अगर मेरा एल्गी रेड एल्गी ना हो के ब्राउन एल्गी हो तो अगर हम ब्राउन एल्गी की सेल वॉल की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी के केस में जो उनका सेल वॉल होता है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज और एल्गिन।
और ठीक उसी तरीके से अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो उनके सेल वॉल में क्या होता है, उनके सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चंस करते जाएंगे हम सही ऑप्शन क्या है वो तो बताएंगे ही, और साथ ही उससे रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करेंगे ताकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मिसमैच। एल्जीनेट प्रिंटिंग पेस्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, agar emulsifier in dairy products, carrageenan एंटी गॉइटर मेडिसिन, ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो मैचिंग कराया गया है वो ऐसा कुछ है कि एक चीज़ का नाम है और वो जो है किस काम आता है, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाला जो मैचिंग है वो करेक्ट नहीं है, राइट। तो अगर हम इसे देखें तो इसमें से जो इनकरेक्ट है, बाकी तो सभी करेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट है और वो है ऑप्शन सी। पता है क्यों? क्योंकि कैराजिनिन जो होता है, ये पता है क्या इसका फंक्शन होता है? कैराजिनिन एक्ट्स एज अ ब्लड कोएगुलेंट, ठीक है, ना कि ये एंटी गॉइटर मेडिसिन है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा मैचिंग करेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ कि एंटी गॉइटर मेडिसिन फिर कहाँ से आता है। सिंपल सी बात है कि गॉइटर किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, राइट। तो इसीलिए ये जो मेडिसिन है ये आता है आयोडीन से, जो हमें मिलता है कहाँ से? ब्राउन एल्गी से। सो ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है आयोडीन। जैसे किस तरह के ब्राउन एल्गी, एक दो नाम अगर मुझे बताना हो तो जैसे लैमिनेरिया, फ्यूकस, इस तरह के ब्राउन एल्गी से जो आयोडीन आता है उससे हम बनाते हैं एंटी गॉइटर मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये तो हो गया करेक्ट ऑप्शन की बात। बाकी अगर हम देखें तो चूंकि बाकी तो करेक्ट मैच ही है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगार जो है ये हमें मिलता है रेड एल्गी से, और ये इसके एक्चुअली बहुत सारे यूजेस हैं जैसे कि लैक्सेटिव्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे जगहों में ये यूज़ होता है। ठीक है, एल्जीनेट जो है इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और इसे हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं एक थिकनर की तरह। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस या फिर यूजेस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी रिजेंबल ईच अदर। ओके, तो हम अभी देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटी है दोनों में। तो खैर ऑप्शंस क्या है? नो रूट्स, थैलॉइड प्लांट बॉडी, नो वास्कुलर टिश्यू, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमें लग रहा है कि भाई अगर दोनों की सिमिलैरिटी की बात करें तो एक तो सिमिलैरिटी होता है थैलॉइड प्लांट बॉडी, क्योंकि डिस्टिंक्टली इनमें पार्ट्स अलग अलग होते नहीं हैं। रूट्स इनमें होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यू भी इनमें होता नहीं है। तो उस हिसाब से तो भाई ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में सिमिलर है। इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो दोनों में सिमिलर है, और वो ये है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों को ही पानी की ज़रूरत होती है। क्यों? बिकॉज देयर गैमेट्स हैव द हैबिट ऑफ स्विमिंग, सो द गैमेट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे नीड वाटर बिकॉज दे नीड टू स्विम। तो इसीलिए दोनों को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम, मार्सेलिया, और राइट हैंड साइड यानी कि कॉलम 2 में दिया हुआ है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि भाई कौन सा ड्रग की तरह काम आता है, कौन सा ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह काम आता है, क्या है इनकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जब कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह के मैच द कॉलम्स आते हैं ना, तो बेस्ट एक ट्रिक होता है कि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से सही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई जो चारों चीज़ें दी हुई हैं मुझे चारों चीज़ों के बारे में पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मान लेते हैं कि इस केस में भाई इक्विसिटम का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, मुझे पता नहीं क्या होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जिसका नाम पता है पहले उसे देखेंगे। मान लेते हैं ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस किस चीज़ के काम आता है? ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग के काम आता है। तो फटाफट पहले इसको मैच करा दो जो मुझे पता है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हेलमिन्थ्स होते हैं उनको हटाने के लिए जो ड्रग काम आते हैं उसे हम कहते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। इनका काम होता है रिमूव हेलमिन्थ्स फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो ये तो हमने मैच कर दिया, यानी कि 2 के साथ A का ही मैचिंग होगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन का तो पत्ता कट गया क्योंकि यहाँ 2 के साथ C मैच किया हुआ था, C वाला ऑप्शन का भी पत्ता कट गया क्योंकि 2 के साथ D मैच किया हुआ था। तो अब मुझे पता है कि B या D में से ही कोई एक सही आंसर है। अब देखते हैं इसमें से और किसी के बारे में मुझे कुछ पता है क्या। जैसे कि टेरेस के बारे में हमें पता है कि ये जो है एक ऑर्नामेंटली वैल्यूएबल प्लांट है, मतलब इसे हम सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब टेरेस का मैचिंग हो जाएगा C के साथ। तो अब इन दोनों ऑप्शन में 1 के साथ C कहाँ पे है, B में, तो यानी कि B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी दोनों ऑप्शन को तो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, राइट। बट स्टिल हम अभी अपनी नॉलेज के लिए देख लेते हैं कि इक्विसिटम का काम होता है स्काउरिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स इन द इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें मार्सिलिया की तो ये हो गया 3 हो गया D के साथ। अब बच गया मार्सिलिया और इधर बच गया एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टार्च। तो ऑब्वियसली बात है कि मार्सिलिया जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टार्च की तरफ जाएगा। तो मार्सिलिया जो है वो एक तरह का वाटर फर्न है। इनफैक्ट इस तरह से कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो फूड की तरह काम करते हैं, मतलब फूड के सोर्स की तरह काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टेरिडोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। In gymnosperms, the pollen chamber represents a cell in the pollen grain in which sperms are formed, a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination, an opening in the megagametophyte through which the pollen tube approaches an egg, the microsporangium in which pollen grains develop. तो जब हम पॉलन चेम्बर की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये ओव्यूल के अंदर एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं पॉलिनेशन के बाद, राइट। तो यानी कि हमारा सही ऑप्शन है B। तो कई बार जो है इस तरह की जो क्वेश्चंस है ना, ये मतलब थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा पार्ट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस में कुछ कुछ लिखा रहेगा बड़े बड़े टर्म्स के साथ। और चूंकि पॉलन चैम्बर है तो जाहिर सी बात है कि इसका पॉलन ग्रेन्स से लिंक है। तो अगर आप देखेंगे ना सारे ही ऑप्शन में ना कुछ घुमा फिरा के पॉलन ग्रेन्स डेवलप, पॉलन ग्रेन्स अप्रोचेस एग, ऐसे करके ऑप्शंस दिए होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ के पढ़ें, राइट, सो दैट इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आप कभी नहीं फंसेंगे। तो चलिए हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following is not a feature of gymnosperms? Parallel venation, perennial plants, distinct branches, long and short branches, and xylem with vessels. Okay? तो पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म्स कैसे प्लांट्स होते थे। तो जिम्नोस्पर्म जैसे ही हम बोलते हैं तो ये होते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स, मतलब शॉर्ट में हम जिम्नोस्पर्म्स को ऐसे ही जानते हैं, राइट। इनके अंदर क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता है। जिस तरह एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें वहाँ ओव्यूल से को कवर करता है ओवरी, बट जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर अगर हम जाइलेम की बात करें तो इसके जाइलेम के अंदर रहता है ट्रैकिड्स, क्योंकि हमें पता है कि जाइलेम के भी कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रैकिड्स होता है, जाइलेम पैरेन्काइमा भी होता है, लेकिन इसके अंदर जाइलेम वेसल्स जो हैं ये नहीं होते हैं। ट्रैकिड्स और पैरेन्काइमा ही होता है, वेसल्स नहीं होते हैं। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है और वो है नीटल्स। ये एक लौता एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म है और उसके अंदर जाइलेम वेसल्स भी होते हैं। तो अब एक्सेप्शन को तो हम साइड में रखेंगे, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं इसमें जो फीचर नहीं है जिम्नोस्पर्म का वो है ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टोमेटल ओपनिंग इज अफेक्टेड बाई, अब कौन सी फैक्टर्स हैं जिससे स्टोमेटा के खुलने का रिलेशन है। वेल इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में अगर हल्का सा इंक्रीज भी होता है तो उससे स्टोमेटा का पार्शियल क्लोजर शुरू हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है लाइट का, लाइट से भी जो ट्रांसपिरेशन का रेट है उस पर इम्पैक्ट होता है, और जहाँ ट्रांसपिरेशन का रेट में इम्पैक्ट होता है वहीं स्टोमेटा की ओपनिंग में भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और तीसरा होता है टेम्परेचर का,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें जो इसे इम्पैक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, लाइट एंड टेम्परेचर। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9, thick and fleshy root tubers of indefinite and irregular shape are called conical taproots, tuberous taproot, fusiform taproot और napiform taproot। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं ये सारे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिसका इनडेफिनेट और इरेग्युलर शेप होता है और वो फ्लैशी भी होता है, इस तरह का टैप रूट होता है ट्यूबरस टैप रूट। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा बी है, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं वो क्या है वो भी देखते हैं। तो ट्यूबरस तो ये इरेगुलर शेप का होता है, बट बाकियों को हम शेप से याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोनिकल टैप रूट की बात करें तो इसका शेप कोन की तरह होता है। जैसे अगर हम कैरेट को नोटिस करें तो कैरेट का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, राइट, कोन के जैसा। तो ये एक एग्जाम्पल है कोनिकल टैप रूट का, ठीक है। तो ये कोन की तरह होता है, टॉप उसका वाइड होता है और जैसे जैसे बॉटम तक आते हैं वो धीरे धीरे टेपर करने लगता है, ठीक है। ये है कोनिकल। अगर बात करें फ्यूजी फॉर्म की, तो फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है कि ये बीच में काफ़ी ब्रॉड होता है और दोनों साइड पतला होता है, कुछ इस टाइप से। एकदम पॉइंटेड तो नहीं होता है लेकिन बीच में कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा होता है और दोनों साइड थोड़ा टेपर होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूजी फॉर्म। जैसे कि रैडिश यानी कि मूली, तो मूली का अगर हम शेप देखें तो कुछ वैसा होता है, बीच में मोटा और दोनों साइड से पतला, ठीक है। अगर बात करें नैपी फॉर्म की तो ये फ्यूजी फॉर्म हो गया रैडिश। अगर बात करें नैपी फॉर्म की तो नैपी फॉर्म रूट्स जो होते हैं वो बीच में बहुत ही ज़्यादा फूले हुए होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि वो स्वेल हुए हुए होते हैं बीच में, और उसके बाद अचानक से वो जो उसका एक साइड होता है उसमें अचानक से वो पतला हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नैपी फॉर्म। और इस तरह का रूट हम कहाँ देखते हैं, जैसे कि टर्निप। तो टर्निप अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का होता है, तो बिल्कुल स्वोलन होता है बीच में और अचानक जब ये अपने एपेक्स में या फिर एक कोने में आता है तो एकदम पतला हो जाता है अचानक से, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पाइनएप्पल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। तो अगर हम बात करें पाइनएप्पल की तो पाइनएप्पल एक मल्टीपल फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो मल्टीपल फ्रूट का मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर फ्लावर से नहीं आता है, ये डेवलप होता है एक कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से, यानी कि एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर से जो एक एक्सिस है जिसके ऊपर एक पूरा गुच्छा है फूलों का, उससे ये बनता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, क्योंकि कई बार हो सकता है एग्जाम में भाई पाइनएप्पल फ्रूट नहीं आया, इसका साइंटिफिक नेम आ गया, तो पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम है अनानस सैटिवस। काफ़ी आसान है याद रखना, क्योंकि हिंदी में भी हम इसे क्या कहते हैं, अनानस या अनारस, राइट। तो इससे हम इसे याद रख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोर्न फ्लावर्स ऑन एन एक्सिस। Question number 11. Other name of family Cruciferae is pea family, potato family, lily family, mustard family. और हमारा सही जवाब है मस्टर्ड फैमिली। तो मस्टर्ड फैमिली को ही हम क्रूसीफेरे कहते हैं। अब दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि फिर ये जो बाकी के नाम हैं उनकी फैमिली के कौन से नाम होते हैं। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पी फैमिली का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फैबेसिए। अगर हम बात करते हैं पोटैटो फैमिली की तो इनका नाम होता है सोलेनेसिए। लिली फैमिली की अगर बात करें तो होता है लिलिएसिए, ठीक है। और मस्टर्ड फैमिली का जैसे मैंने बताया क्रूसीफेरे। इनफैक्ट क्रूसीफेरे और कई बार इसे ब्रासिकासिए भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फैमिलीज। Question number 12. Many pulses of daily use belong to one of the families below. Solanaceae, Fabaceae, Liliaceae and Poaceae. तो अगर यहाँ पे हम नाम देखें तो पल्सेस की हम बात करें, यानी कि दाल,
दाल के अंदर चने की दाल होती है, अरहर दाल होती है, मूंग दाल होती है, इनफैक्ट दाल के अंदर तो सोयाबीन, मटर, ये सब आ जाते हैं, राइट। मटर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन पीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द मटर जिससे हम छोले वगैरह बनाते हैं, राइट। तो इस तरह की जो पल्सेस हैं ये हमें कौन सी फैमिली से मिलती हैं? तो ये हमें मिलती हैं पी फैमिली से, और पी फैमिली का नाम क्या है? पी फैमिली का नाम है फेबेसिए। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। और थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि सोलानेसिए क्या है, इसका फैमिली में आता है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे इस फैमिली में आते हैं। अगर लिलियासिए की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं लिली। तो दिस शोज़ कि ये जो फैमिलीज़ हैं हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी फैमिली से कौन आता है और वो किस काम आता है हमें, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल, कॉटिलेडन्स, मीजोकार्प या एंडोकार्प? अगर लीची फ्रूट की बात करें, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने लीची कभी ना कभी खाया ही होगा, हालांकि पूरे साल भर तो लीची नहीं मिलता है, बट जब भी मिलता है आपने खाया होगा। तो लीची कुछ ऐसा होता है देखने में, अंदर एक सीड होता है जिसे हम नहीं खाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सीड, ठीक है। और जिसे हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? वो ये बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एरिल, और ये फ्लैशी होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, सॉफ्ट सा होता है, फ्लैशी सा होता है। तो इसीलिए एडिबल पार्ट जो है वो होता है एरिल, दैट इज ऑप्शन ए। और देखा जाए तो लीची में 3 पार्ट्स होते हैं, सीड जो कि अंदर होता है जिसे हम फेंक देते हैं, एरिल जिसे हम खाते हैं जो फ्लैशी पार्ट होता है, और उसके बाहर होता है पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी प्लांट्स हैव ड्रूप फ्रूट्स? सिट्रस, कॉफी, मैंगो, एप्रिकॉट, एप्पल, कोकोनट, मस्टर्ड, पी, डेट, ऑलिव, आलमंड, पीच, चेरी, पिस्टैचियो। बहुत सारे नाम थे। इससे पहले ये डिसाइड करने से पहले तो जान लेते हैं कि ड्रूप फ्रूट्स होते क्या हैं। ड्रूप फ्रूट यानी कि जिसे स्टोन फ्रूट भी कहा जाता है, ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं विच डू नॉट स्प्लिट ओपन टू रिलीज द सीड्स व्हेन राइप। मतलब जब ये राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, ये अपने आप को स्प्लिट करके सीड्स बाहर नहीं निकालते हैं, ये वैसे वाले फ्रूट्स होते हैं। इसकी वजह से इन फ्रूट्स में क्या होता है कि बाहर एक फ्लैशी पार्ट होता है और अंदर जो है एक हार्ड सा एंडोकार्प होता है जिसके अंदर एक सीड होता है। तो यहाँ पर हम जितने भी फ्रूट्स देख रहे हैं इन सब के साथ ऐसा ही होता है कि एक फ्लैशी पार्ट बाहर होता है और अंदर जो है सीड्स होता है। आपने देखा होगा आम के अंदर गुठली होती है, एप्पल के अंदर भी सीड्स होते हैं, कोकोनट के अंदर भी होता है। तो इस तरह से सभी के अंदर इस तरह का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें 2 ही इसके एक्सेप्शन है। एक तो है सिट्रस, सिट्रस में ऐसा नहीं होता है तो इसीलिए सिट्रस एक ड्रूप फ्रूट नहीं है, और दूसरा है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड भी एक ड्रूप फ्रूट नहीं है। अब आप पूछेंगे कि फिर सिट्रस और मस्टर्ड क्या है? तो अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो ये बिलोंग करता है एक कैटेगरी को जिसे हम कहते हैं सिलिक्वा। ये एक ऐसा तरह का फ्रूट होता है जिसके अंदर 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स होते हैं, 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स। अगर हम बात करें सिट्रस की तो सिट्रस जो है ये होता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम किस तरह का फ्रूट होता है? ये एक ऐसा तरह का फ्रूट होता है जिसके अंदर पल्प होता है लेकिन वो सेक्शनड होता है। अगर आप देखे होंगे कभी नींबू के अंदर या फिर संतरा, ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज या लेमन के अंदर क्या होता है, अगर आप उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं तो अंदर क्या होता है, जैसे सेक्शंस बने होते हैं इस टाइप से, राइट। अगर जो नींबू भी रहता है उसमें ऐसे सेक्शंस होते हैं और उसमें पल्प होता है, राइट। तो उस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं हेस्पेरिडियम कैटेगरी को, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जितने भी फ्रूट्स के प्लांट्स के नाम दिए गए थे उसमें से 2 को अगर हम हटा दें तो बचते हैं 12। तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इज 12। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ग्रिटीनेस इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स? ग्रिटीनेस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसे आप जब खाते हैं ना आपको किरकिरा सा फील होता है, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे आप बालू खा रहे हों। जैसे अगर हम अमरूद की बात करें, जब आप अमरूद खाते हैं तो उसे जब चबाते हैं तो वो मुंह में बीच बीच में दाने दाने जैसी फीलिंग आती है, राइट। उसे ही हम कहते हैं ग्रिटीनेस। और ऐसे काफ़ी सारे फ्रूट्स में होता है, जैसे पियर की भी अगर हम बात करें उसमें भी होता है ग्रिटीनेस। तो ये ग्रिटीनेस किस कंपोनेंट की वजह से होता है? तो ये बेसिकली होता है स्क्लेरिड्स की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि स्क्लेरिड्स।
तो स्क्लेरिड्स का काम सिर्फ ग्रिटीनेस देना नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टिफनेस टू द सीड कोट्स एंड नट्स। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट के यंग पार्ट्स को, ये जो है स्टेम को बेंड होने से भी बचाता है। अगर इडियोब्लास्ट्स की बात करें तो ये नॉन लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो स्टोरेज में काम आती है, जैसे ऑयल या टैनिन्स का स्टोरेज करने में हेल्प करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन सीव एलिमेंट्स द पॉसिबल फंक्शन ऑफ पी प्रोटीन्स इज। सबसे पहले तो पी प्रोटीन्स क्या होता है? पी प्रोटीन्स होता है फ्लोएम प्रोटीन्स, और फ्लोएम प्रोटीन्स का पता है मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है डैमेज कंट्रोल, मतलब कुछ भी डैमेज जो हो चुका है उसको अब बचाओ, उसको कंट्रोल करो। तो जब भी फ्लोएम डैमेज होता है तो पी प्रोटीन्स आ जाते हैं पिक्चर में उसके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये डैमेज? तो जब भी सीव एलिमेंट्स डिस्टर्ब कर जाते हैं यानी कि फ्लोएम डैमेज हो जाता है तो पी प्रोटीन्स क्विकली एग्रीगेट टू फॉर्म अ क्लॉट, ये क्लॉट बना लेता है, और ऐसा क्लॉट बनाने की वजह से इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ फ्लोएम एक्सुडेट। तो जिस तरह से जब हमें चोट लगती है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जब हमें चोट लगती है, कहीं पे कट जाता है तो क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है, राइट? लेकिन क्या ब्लीडिंग हमेशा होती ही रहती है? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लीडिंग तो नहीं होती है, थोड़े ही देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्लॉटिंग की वजह से। तो हमारे ब्लड के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो जब भी ब्लीडिंग होने लगती है वो ब्लड क्लॉट बना देता है, जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से ये जो पी प्रोटीन्स हैं, जब भी फ्लोएम डैमेज हो जाता है तो ये एक क्लॉट बना लेता है और फ्लोएम को फर्दर लीक होने से, फ्लोएम एक्सुडेट को फर्दर लीक होने से उस वुंड से बचा लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लोएम एक्सुडेट। A transverse section of stem is stained first with safranin and then with fast green, following the usual schedule of double staining for the preparation of a permanent slide. What would be the color of the stained xylem and phloem? Red and green, green and red, orange and yellow, purple and orange. वैसे तो a large number of natural and synthetic dyes are used as anatomical stains such as fast green, saffronin, etc. etc. तो अगर हम कलर की बात करें तो जो saffronin होता है that appears as a brilliant red in chromosomes nuclei and lignifies. दूसरी तरफ अगर हम फास्ट ग्रीन की बात करें तो ये देता है एक ब्राइट ग्रीन कलर। ठीक है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है फास्ट ग्रीन से कि वो ग्रीन कलर देता होगा। एंड बोथ दीज कलर्स आर परमानेंट एंड दे परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम जाइलेम और फ्लोएम की बात करें तो सैफ्रनिन स्टेन्स जो हैं दे आर रेड फॉर जाइलेम एंड फास्ट ग्रीन स्टेन्स ग्रीन फॉर फ्लोएम। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेड एंड ग्रीन, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। नो वेसल्स आर फाउंड इन पाइन, यूकैलिप्टस, टीक या शीशम। अब हमें यह पता है कि वेसल्स कहाँ नहीं होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डज नॉट कंटेन वेसल्स। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें से पाइन इज वेसललेस। तो वेसल्स जो है ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जैसे कि टीक, मैंगो, कोकोनट वगैरह वगैरह। मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें वेसल्स होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Polyarch condition is found in monocot root, dicot root, monocot stem, dicot stem. अब ये क्वेश्चन तो हम आंसर कर लेंगे, बट मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट, डाइकॉट स्टेम, इनके स्ट्रक्चर, इनके अरेंजमेंट सब कुछ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम के कॉन्सेप्ट सब पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये जो हम कंडीशन की बात करें, ये कंडीशन कहाँ से आती है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। प्रोटोजाइलम क्या होता है? प्रोटोजाइलम यानी कि फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम। तो प्रोकैम्बियम से डेवलप करने वाला जो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में जो बनता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हम रूट्स को डिवाइड करते हैं बहुत टाइप्स में। जैसे कि हम रूट्स को कहते हैं कि मोनार्क है, यानी कि
मोनो मतलब सिंगल, यानी कि इसके अंदर सिंगल प्रोटोजाइलम ग्रुप है। अगर 2 प्रोटोजाइलम ग्रुप है तो कहेंगे डाईआर्क है। अगर 3 प्रोटोजाइलम ग्रुप है तो कहेंगे ट्राईआर्क है। उसी तरह अगर मेनी प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हैं तो कहेंगे पॉलीआर्क है। ठीक है। अब रूट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं डाइकॉट रूट्स की, तो डाइकॉट रूट्स के अंदर जो है हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है ये मोनो आर्च से ले करके हेक्सार्च तक कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन डाइकॉट रूट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पॉलीआर्क कंडीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मोनोकॉट रूट्स की बात करें तो मोनोकॉट रूट्स में देखा गया है कि ये हेक्सार्च से ले करके पॉलीआर्च होते हैं। मतलब इनमें 6 प्रोटोजाइलम ग्रुप से ले करके मल्टीपल तक होते हैं। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि मोनोकॉट रूट। इतना ही नहीं, आपको ये अरेंजमेंट्स भी पता होनी चाहिए कि भाई एंडार्क क्या होता है, एक्सार्च क्या होता है, ट्राईआर्क कैसा दिखता है, राइट। तो इनके आप डायग्राम्स वगैरह भी प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैच द कॉलम्स, फिर से हम वही वाला लॉजिक लगाएंगे कि जो चीज़ें हमें सबसे अच्छे से पता है पहले उसे मैच कर लेंगे। कॉलम 1 में है बुलीफॉर्म सेल्स, गार्ड सेल्स, लेंटी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। सबसे पहले तो गार्ड सेल्स हम सभी को पता है कि ये किस में काम आता है, स्टोमेटल ओपनिंग में। तो इसको मैच कर देते हैं बी को 1 से। अब बी का 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये तो बड़ा ही आसान था, राइट। हालांकि चलिए दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगर लेंटी सेल्स की बात करें तो ये एरेटिंग पोर्स होते हैं, राइट। ये गैस एक्सचेंज अलाउ करता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यूज़। तो इसीलिए ये मैच करेगा 2 से, तो C2 के साथ मैच करेगा। बात करते हैं बुलीफॉर्म सेल्स की। बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये लीफ के एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं और एंड दे आर एसेंशियल फॉर वाटर स्टोरेज। ये वाटर स्टोर करते हैं, तो इसलिए ये इनका हो जाएगा मैच आइसोबाइलैटरल लीफ से। ठीक है। सब्सिडियरी सेल्स की अगर बात करें तो इनको एक्सेसरी सेल्स भी कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इससे मैच कर गया। तो एक्सेसरी सेल्स जो होता है ये गार्ड सेल्स को सपोर्ट करते हैं, उनका काम ही वही होता है कि गार्ड सेल्स को सपोर्ट करना। ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बफर का काम करते हैं गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स के बीच में। ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से गार्ड सेल्स का सपोर्ट सिस्टम है सब्सिडियरी सेल्स, इसीलिए इनको एक्सेसरी सेल्स भी कहा जाता है। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। बहुत ही जल्द इसी तरह के प्रैक्टिस MCQs के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो एक वीडियो को हम लिमिटेड रखेंगे 20 क्वेश्चंस के लिए ही, क्योंकि एक लगातार बैठ के 50-60 क्वेश्चन देखना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट 2020 के सेट में हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस रिलीज करेंगे। बट उससे पहले आपको हमें ये बताना है कि डिड यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन क्रिएट द नेक्स्ट वीडियोज फॉर नीट प्रैक्टिस MCQs। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।